वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में लिखवा रखा है। और वो टॉपिक है मुगल कालीन उद्योग, इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, मैंने आपको बता रखा है कि मुगल कालीन उद्योगों का वर्णन कीजिए, कौन कौन से उद्योग प्रचलित थे और मुगल कालीन उद्योग व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है और मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आप सभी ये वीडियोस देख रहे हैं और इनका लाभ उठा रहे हैं। अगर आप इन्हें सुनेंगे और किताब के साथ साथ इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। और अगर आप इसने इनको नहीं सुना और पेपर जो आपके कभी भी हो सकते हैं और अचानक अगर पेपर हो जाते हैं आपके, तो आपके लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप इन वीडियोस को जितना मैक्सिमम देख सकते हैं आप इन्हें देखें और साथ साथ अपना क्वेश्चन तैयार करें। और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से ऐसी ऐसी छात्राएं हैं जो कि ये सब कार्य कर रही होंगी। तो देखिए, मुगल कालीन उद्योगों की अगर हम बात करें तो मुगल काल में दो प्रकार के उद्योग थे। एक वो जो कि व्यक्तिगत उद्योग होते थे लोगों के, और दूसरा जो शाही उद्योग होते थे या शासकीय उद्योग, जिन्हें कारखाने का नाम दिया जाता है। देखिए, आज जब हम कारखाने शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो किसी भी फैक्ट्री के लिए करते हैं हम। लेकिन उस समय जो कारखाने शब्द का प्रयोग होता था, ये बेसिकली जो शाही जो कार्य में शाही वस्तुओं के निर्माण के लिए जो जिन उद्योगों की स्थापना की जाती थी उनको कारखाने का नाम दिया जाता था। तो देखिए, इस दिशा में अगर हम देखें, मतलब कारखानों की दिशा में और उद्योगों की दिशा में, तो शासकीय वर्ग में कुलीन जो वर्ग था ना, उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। क्योंकि कुलीनों के पास बहुत धन होता था, शासक वर्ग के पास बहुत धन होता था, कुलीनों के पास बहुत धन होता था, और उनको हर प्रकार से सुख सुविधाएं जो है चाहिए होती थी। तो इसलिए व्यक्तिगत उद्योगों की तरफ उनका कदम बढ़ता था, क्योंकि और तो एज सच कोई डेवलपमेंट इतना था नहीं उस समय मध्य काल में भारत में। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत उद्योगों की तरफ जो है कदम बढ़ाता था। और इसी के कारण जो है तकनीकी विकास हुआ, इसी के कारण मतलब तकनीकी विकास का एक आधार तैयार हो गया। वैसे भी ये जो कुलीन लोग होते थे शहरों में निवास करते थे, इसलिए जो शहर थे वो किसी भी नए उद्योग और तकनीक के केंद्र बन जाया करते थे। और इन शहरों में रहने वाले जो आम वर्ग था वो भी उनको मिल जाया करता था, वो उससे अपना कार्य करवाया करते थे। ऐसे ही जैसे आज के टाइम में मॉडर्न फैक्ट्रीज का राइज हुआ है, वो इसी तरह से हुआ है। तो कौन कौन से उद्योग थे वो हम सिस्टमेटिकली जो है डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम उद्योगों की दो में बांट दिया ना, मैंने आपको बताया, एक तो उद्योग और एक कारखाने। पहले हम उद्योगों की बात करते हैं। तो उद्योगों में जो सबसे पहले जिसका नाम हम ले सकते हैं वो है वस्त्र उद्योग। तो आप ये जानते हैं कि प्राचीन काल से ही वस्त्र उद्योग भारत का एक मुख्य उद्योग रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो कृषि के बाद वस्त्र उद्योग का ही दूसरा स्थान था। इरफान हबीब जो एक मध्यकाल की अथॉरिटी हैं, एक फेमस इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक शासनकाल से पहले, औपनिवेशिक मतलब अंग्रेजों के शासनकाल से पहले 17वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो कृषि था। लेकिन कृषि के बाद अगर किसी का नाम आता था तो वो था वस्त्र उद्योग का, जो अर्थव्यवस्था का आधार था। इट वॉज द बेसिस ऑफ द मुगल इकोनॉमी। विश्व बाजार में उस समय भारतीय कपड़े की बहुत ज़्यादा मांग थी और इस मांग ने भारतीय जनसंख्या के एक बहुत बड़े वर्ग को रोजगार भी प्रदान किया। आप ये भी तो देखिए ना कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो था वो कपड़ा उद्योग निर्माण में लगा हुआ था। और ये तीनों प्रकार के उद्योग थे उस समय। सूती उद्योग भी था,
ऊनी उद्योग भी था और रेशमी उद्योग भी था। तीनों प्रकार के वस्त्र बनाए जाते थे। अगर हम कॉटन टेक्सटाइल्स की बात करें यानी सूती उद्योग की बात करें, तो सूती कपड़ा उद्योग जो है ना, सूती भारत के प्रत्येक कोने में बना करता था। लेकिन आगरा, बनारस, बंगाल, मालवा, बिहार, ये उस समय यहाँ के कपड़े की जो है ना सबसे ज़्यादा डिमांड थी। और सूती में अगर हम देखें तो सुनहरी जरी वाले कपड़े की अगर हम बात करें तो अयोध्या और खानदेश इनका प्रमुख स्थान था। अयोध्या और खानदेश से सबसे ज़्यादा इनकी डिमांड थी। और मुगल काल में कपड़े बुनने की कला में ज़्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन कपड़े के रंग बदलने में, उसका मैल हटाने में या कपड़े की रंगाई करने में या विभिन्न प्रकार के उस पर छापे लगाने में, ठप्पे लगाने में की जो कला थी इसका काफ़ी विकास हुआ। कपड़े पर चित्रकारी भी की जाती थी, ये भी हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से ऊनी वस्त्र उद्योग था। तिब्बत से जो है ना ऊन का आयात हुआ करता था, क्योंकि जो भेड़ वगैरह है वो उच्च किस्म की जो है हमें तिब्बत से ज़्यादा मिला करती थी। बाकी काबुल और कश्मीर, पश्चिमी राजपूताना, ये भी क्षेत्र प्रसिद्ध थे ऊन के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें तिब्बत से ऊन मिला करती थी। और आप जानते हैं कि ऊनी कपड़ों के मामले में कश्मीर की जो शॉल है, ऊनी शॉल, इनकी देश विदेश में मांग थी, आज भी है। ये स्पेशल टाइप ऑफ इनका एक ऊन होती है जिससे शॉल वगैरह बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके गांव में, शहरों में कश्मीर से शॉल लेकर आते हैं वो बेचने वाले, आपने देखा होगा अक्सर, जो पठान टाइप होते हैं, और वो अपनी शॉलें बेचते हैं। तो आज भी जो है कश्मीर की जो शॉलें हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके जो बाकी देखिए कंबल, दरियाँ वगैरह ये भी बना करती थी। और लाहौर, पटना, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अलवर, बुरहानपुर, जोधपुर, अमृतसर, ये उसके प्रसिद्ध केंद्र थे। इसी तरह से रेशमी वस्त्र उद्योग भी काफ़ी विकसित था। मतलब कपड़े का जो व्यापार था वो दिन प्रतिदिन जो है अपना दबाव जो है बाजार में बढ़ाता जा रहा था। रेशमी कपड़ा जो है सर्वाधिक खंबात और सूरत से निर्यात होता था। खंबात आप जानते हैं कि गुजरात का जो कोस्टल एरिया है, और सूरत भी आप जानते हैं ये भी गुजरात में ही पड़ता है। तो यहाँ से जो है ना काफ़ी मात्रा में रेशम का निर्यात हुआ करता था, रेशमी वस्त्र का। आप जानते हैं कि आज के समय में सबसे ज़्यादा जो साड़ियों का उद्योग है वो सूरत में स्थापित है। तो कई बार जो है शासकों को भी इस बात पे नियंत्रण करना पड़ता था, क्योंकि क्या होता था कि वो ये चाहते थे कि उत्तम कोटि का जो रेशम है वो देश से बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें भी तो प्रयोग करना है। अगर सारा ही एक्सपोर्ट हो जाएगा, सारे एक्सपोर्ट में चला जाएगा तो हम क्या प्रयोग करेंगे। तो अकबर और शाहजहाँ के समय में जो है शाही फरमान जो है जारी किए गए कि सर्वश्रेष्ठ रेशम का जो कपड़ा है वो देश से बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें भी तो प्रयोग करना है। और उस समय गलीचा जो उद्योग था ना वो काफ़ी पॉपुलर हो गया था। गलीचे जो होते हैं ना, मतलब कालीन टाइप, और जो घरों में नीचे सजाने के काम आते हैं। और देखिए एक टाइम तो ऐसा था यूरोप में, अगर हम उसी समय की बात करें, मुगल कालीन बात करें, तो यूरोप में अगर किसी के घर में भारतीय कपड़ा नहीं है, भारतीय कपड़ा बहुत महंगा मिलता था उस समय यूरोप में, तो अगर भारतीय कपड़ा नहीं है, अगर भारतीय गलीचे या भारतीय जो वस्त्र से अगर सुसज्जित नहीं है वो, जैसे पर्दे वगैरह लगाते हैं, तो उस घर को हीन समझा जाता था। इतनी मान्यता थी मतलब भारतीय वस्त्रों की। तो ये तो बात हो गई वस्त्र उद्योग की। इसके बाद हम बात करते हैं धातु उद्योग की। तो वस्त्र उद्योग के बाद धातु का स्थान था दूसरा। लोहे की बहुत सी देखिए वस्तुएं बना करती थी। लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता था भारत में। लोहे के शहतीरों का भी प्रयोग होता था। राजपूताना के कई क्षेत्रों में हमें लोहे के शहतीरों का प्रयोग मिलता है। बाकी इस काल में कृषि उपकरण जो थे, लोहे के कृषि उपकरणों में भी काफ़ी सुधार हुआ था। और आप ये देखिए कि लोग उस समय लोहे को गलाने की जो प्रक्रिया होती है
और उसको फिर भट्टी में गर्म करके जो मोड़ने की प्रक्रिया होती है, धातु कर्म जो होता है उससे वो भली-भाँति परिचित थे, जिसमें लकड़ी या कोयले का इसमें प्रयोग हुआ करता था। फिर तकनीक में थोड़ा परिवर्तन भी आया बाद के समय में। बाकी देखिए उस समय क्योंकि आप जानते हैं कि बंदूक वगैरह इनका आविष्कार हो चुका था। मुगल काल में ही ये बाबर जो है तोपें लेकर आया था। तो इनमें भी लोहे का जो है प्रयोग होता था, बंदूकों में लोहे का प्रयोग होता था। तलवार जो थी वो बहुत अच्छी किस्म की बनाई जाने लगी। और देखिए कितने टोप जो मतलब युद्धों में धारण किए जाते थे लोगों के द्वारा, टोपी जो होती है लोहे की, और बहुत बढ़िया-बढ़िया कवच जो है बनाए जाने लगे। और बहुत सी वस्तुएँ मतलब लोहे की उसमें बनने लगी, चाहे वो और भी मतलब चीज़ें हों। इसके बाद हम बात करते हैं तांबे और जस्ते की। तो देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। राजपूताना, मालवा, गोलकुंडा, बीजापुर क्षेत्र से काफ़ी तांबा और जस्ता मिला करता था। तांबे के बर्तन बनाए जाते थे, बर्तन इनफैक्ट लोहे के भी बनाए जाते थे। और सिक्के बनाने के लिए, तार बनाने के लिए तांबे और जस्ते का प्रयोग किया जाता था। आप जानते हैं कि ब्रोंज़ बनाने के लिए यानी कांसा बनाने के लिए कॉपर और टिन का प्रयोग होता था। लोहे में कॉपर मतलब लोहा नहीं, कॉपर और टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। इसी तरह से कॉपर और ज़िंक मिलाकर पीतल बनाया जाता था। ब्रास, ब्रास इज़ कॉपर ज़िंक, ब्रोंज़ इज़ कॉपर टिन। तो इस तरह से तांबे और जस्ते का प्रयोग होता था। सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। श्रृंगार में न केवल पुरुष स्त्री धारण किया करते थे, बल्कि उनको देवी देवताओं की जो आकृतियाँ होती थी उनमें भी श्रृंगार के तौर पर उनको पहनाया जाता था। तो हालांकि कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए ये सारे उद्योग सल्तनत काल में भी प्रचलित थे, लेकिन निश्चित रूप से आभूषण की सुंदरता और उसके वजन को लेकर जो है कई नए प्रयोग हुए थे इस समय। शीशे की अगर हम बात करें तो शीशे की बोतलें, हुक्के के जो प्याले होते थे, तश्तरियाँ होती थी, उनके ढक्कन, पीकदान, गुलदस्ते जो है ना ये शाही सामान बहुत प्रयोग होता था, मतलब शाही चीज़ों में ये काफ़ी प्रयोग होता था। इसी तरह से बर्तनों में बहुत चमक होती थी, दर्पण का भी प्रयोग किया जाता था बर्तनों को चमकीला दिखाने के लिए। और मुख्य रूप से जो शीशा उद्योग था ये आगरा, पटना, सूरत, अहमदाबाद, चित्तौड़ और कुछ अन्य स्थानों पर ये प्रमुख था। जहाज बनाने का जो उद्योग था वो भी काफ़ी विकसित था, क्योंकि आप ये देखिए कि जहाज़ों के माध्यम से व्यापार हुआ करता था। जहाज़ों पे, नौकाओं पे जाके जो है युद्ध भी हुआ करते थे। हाँ, कागज़ का जो उद्योग था वो बहुत पॉपुलर था उस समय। देखिए हस्त निर्मित कागज में उस समय वृद्धि हुई। सियालकोट, कश्मीर, गया ये बहुत फेमस सेंटर्स थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेंटर था वो था सियालकोट। सियालकोट का जो कागज़ था वो खास माना जाता था। आज ये पाकिस्तान में है सियालकोट। कागज़ की वैरायटी होती थी, जैसे मान सिंघी, खैरपुरी, जहांगीरी के नाम से इसको जाना जाता था। और मुगल काल की ये विशेषता थी, मतलब बल्कि मुगल काल को तो कागज़ी राज्य कहा गया है। कागज़ का बहुत प्रयोग होता था, क्योंकि मुगल काल में जो शासक थे ये अपने शाही फरमान वगैरह लिखते थे ना, तो कागज़ों पर लिखा करते थे। और वो कागज़ जो है ना बहुत मोटे मोटे उनके कागज़ बना करते थे। और शाही फरमान या जो उनके शाही आदेश जो दस्तावेज होते थे वो कागज़ पर किए जाते थे, और इनको फिर सुरक्षित भी रखा जाता था। बाद में फिर कागज़ के क्षेत्र में भी नए प्रयोग हुए। कागज़ चित्रकारी, कागज़ी चित्रकारी भी होती थी। उस विशेष किस्म का जो है कागज़ तैयार करवा के और उस पर चित्रकारी की जाती थी। चर्म उद्योग या चमड़े का उद्योग भी उस समय काफ़ी पॉपुलर था। आप ये देखिए कि तलवारें जो होती थी उनको उनका कवर बनाने के लिए जो है चमड़े का उनका कवर बनाया जाता था। और क्या नाम है, बहुत सी घोड़े की जो काठी का जो सामान होता था वो चमड़े का बना करता था। चमड़े के जूते होते थे। और ये खासकर कानपुर में और कुछ अन्य भारत के कुछ अन्य शहरों में, कानपुर वाज हैज़ ऑलवेज बीन वेरी फेमस फॉर लेदर।
तो थैला वगैरह बनाने के लिए पैकिंग में और कागज़ों की जो मतलब जिल्द जिस पे चढ़ाई जाती है उसके लिए जो है चमड़े का प्रयोग होता था। चमड़े की चटाइयाँ भी प्रयोग में लाई जाती थी उस समय। चीनी उद्योग भी जो है काफ़ी विकसित था उस समय। कुछ जैसे गन्ने के रस से खांड, चीनी, शक्कर, गुड़ ये बनाए जाते थे। और चीनी उद्योग के साथ ही शराब का जो उद्योग था वो भी जुड़ा हुआ था इससे। मोलासेस जो होती थी ना, उसको सड़ाकर जो है इसको सुरा बनाई जाती थी, यानी शराब बनाई जाती थी। ये जो है ये उद्योग भी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। इसके अतिरिक्त बहुत से अन्य उद्योग थे, जैसे कि कुम्हार था, बढ़ई, नाई, मोची, मनियार, तेली, ये सब जो है बहुत से। अच्छा, ईंटों का उद्योग बड़ा फेमस उद्योग था उस समय। और पत्थरों की खुदाई, तराशी, डिज़ाइन बनाने की, तरह तरह की आकृतियाँ बनाने, तो इस तरह के बहुत सारे उद्योग उस समय विकसित थे। आखिर में हम बात करेंगे मुगल कारखानों की। तो देखिए, कारखाने का अर्थ उस स्थान से लिया जाता है जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन शाही प्रयोग के लिए होता है। और शाही उत्पादन स्थल या भंडार या कार्यशाला और पशुओं को रखने की जो सामूहिक जगह होती थी ना, उसको कारखाना कहा जाता था। ये जो कारखाना है ये शाही आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। और ये एक बहुत ही विश्वसनीय, बहुत ही बादशाह के करीबी व्यक्ति को ये कार्य दिया जाता था, क्योंकि आप ये देखिए कि कुल आय का, मुगलों की कुल आय का 1/4 हिस्सा, यानी चौथाई हिस्सा इसी कारखाने में प्रयोग होता था। अब आप जानते हैं कि कितने बड़े बड़े राजमहल बनाए गए मुगलों के द्वारा। जैसे आप आगरे का किला देखो, दिल्ली का लाल किला देखो, किलों में मतलब हजारों लोग रहा करते थे। तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, उनके वस्त्र हैं, उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली दैनिक वस्तुएं हैं। ठीक है, साथ ही साथ फिर कोई गेस्ट आ रहा है मुगल दरबार में, उसको गिफ्ट वगैरह देना है, उसके जो शयन कक्ष हैं उनकी रख रखाव है, इतने सारे। मतलब आप ये देखो कि पूरा एक शहर बसता था। किला तो क्या होता था, पूरा शहर होता था। तो उसकी जो मेंटेनेंस है, मतलब रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, उनके लिए अलग शाही कारखाने होते थे। ये जो कारखाने हैं आगरा, दिल्ली, लाहौर, अहमदाबाद, असीरगढ़, इलाहाबाद, मुल्तान, ग्वालियर, सूरत, सब जगह थे। और आपस में कनेक्टेड रहते थे। मतलब कौन सा सामान जो है कम हो रहा है सामान की आपूर्ति के लिए। और देखिए, साथ ही साथ जो शाही फौज के लिए जो जैसे तलवार, बंदूक, गोला बारूद, घोड़ों की काठी, ये सारी जो है ना, पशुओं की खुराक वगैरह, ये सबका निर्माण जो है उन्हीं इन्हीं शाही कारखानों में हुआ करता था। तो देखिए, अगर हम टेक्निक वाइज देखें तो इतना ज़्यादा विकसित नहीं था, लेकिन बहुत तरह तरह के उद्योग उस समय प्रचलित थे। और निश्चित रूप से जो मुगल काल था वो काफ़ी खुशहाली का काल था। अगर हम बात करें समूचे भारत के संदर्भ में, तो ये मुगल कालीन उद्योग व्यवस्था। थैंक यू।